नमस्कार, NaukingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जिसको लेकर मुझे पता है कि या तो बहुत ज़्यादा विरोध होगा या बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा विषय है जिस पे सबको पता होना चाहिए। आम तौर पे जब हम बात करते हैं ब्राह्मणवाद की तो उसको लेकर कई तरह की मिक्स रिएक्शन आती हैं। बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि इस देश में ब्राह्मणों ने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है, और बड़ी संख्या में लोग ये भी मानते हैं और कि भारत में जो कुछ भी सुधार हुए हैं, जिस तरह की बड़ी चीज़ें हुई हैं, उसमें ब्राह्मणों का हाथ रहा है। अब इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है ये पहचानना मुश्किल है अगर आप आइडेंटिटी के नज़रिए से देखेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ किसी व्यक्ति को मत देखो, उसके काम को देखो। जब आप काम से दोनों चीज़ों को अलग अलग करेंगे तो आपके सामने एक तस्वीर आएगी, और वो तस्वीर ही आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस देश के विकास में किस तरह से और हमारी जो पूरी संस्कृति है इसके विकास में या विनाश में ब्राह्मणों का कितना योगदान रहा, क्या योगदान रहा, उनका इतिहास क्या है, और इस तरह के जो तत्व हैं उन्होंने किस तरह से हमारे देश को नुकसान पहुंचाया या किस तरह से लाभ पहुंचाया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लौट के आता हूं। जब मैं ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार मन में आता है जिसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी बात हो रही है जो ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है, यानी जाति से, जन्म से जो ब्राह्मण होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद एक अलग विचारधारा है, ब्राह्मणवाद एक जाति नहीं है, लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है और बहुत टेढ़ी खीर है। अगर कोई सीधे सीधे खड़े होकर आपसे पूछ ले कि भाई साहब बताइए ब्राह्मणवाद में और ब्राह्मण में क्या अंतर है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उन ब्राह्मणों की बात करूँगा जिन्होंने इस दुनिया को नई दिशा दी और ख़ास तौर पे भारत को एक नई दिशा दी है। ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर को कौन नहीं जानता है, बंगाल के बहुत बड़े सुधारक थे। 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया और उसके लिए उन्होंने जमकर आवाज़ उठाई। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे का विवाह एक ऐसी विधवा से कराया जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे उस ज़माने में। आमतौर पे आज के नेता भी भाषण कुछ और देते हैं, निजी जीवन में कुछ और होते हैं, और वहाँ पे जो जुलाहे थे उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी में ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों के जो सुधार थे उनको लेकर गाने बने हुए थे, और एक बड़ा जनजागरण आंदोलन भारत में उन्होंने चलाया। और वो जाति से या जन्म से कहें तो ब्राह्मण थे, बहुत सुधारवादी थे। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ उसी बंगाल से, राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा। आप सोचिए, एक महिला का पति जब मर जाता था तो उसका बोझ ना उठाना पड़े, इसलिए उसको अपने पति के लिए सती होने का नाम देकर लोग आग में झोंक देते थे, जलाकर मार डालते थे। कभी कभी इस पूरे सामाजिक ताने बाने में, इस पुरुषवादी व्यवस्था में सती प्रथा को मानने के कारण और सती प्रथा के प्रति मान्यता होने के कारण महिलाएं भी खुद भी पति की चिता में बैठ जाया करती थी और जीवित जल जाया करती थी। ये बुराई हमारे देश में थी। तीसरा उदाहरण महर्षि दयानंद सरस्वती का। उन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा और दूसरी चीज़ों का विरोध किया, और इन चीज़ों के लिए वो लगातार लड़ते रहे। ये तीनों जाति से ब्राह्मण थे। अगर आप इन सुधारवादियों को छोड़कर अगर वर्तमान में जो मॉडर्न जो सुधारवादी हैं, जिनको आप कहते हैं कि जो वामपंथी हैं या जो वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, जो पुरातनपंथी सोच को नहीं मानते हैं, जो धर्मों के सभी प्रकार के धर्मों कर्मकांडों के खिलाफ रहते हैं, उनकी लिस्ट में भी अगर आप जाएं तो EMS नंबूद्रीपाद इतने बड़े विद्वान हुए वामपंथी, उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं जितनी कि कुल मिला के पूरे संघ परिवार के जितने सरसंघ चालक हैं उन्होंने नहीं लिखी होंगी। BT रणदिवे बहुत बड़े वामपंथी नेता थे, वो भी जाति से ब्राह्मण थे। नंबूद्रीपाद तो जो अति ब्राह्मण टाइप की कम्युनिटी से आते थे। इसके अलावा आप श्रीपाद अमृत डांगे, वो भी ब्राह्मण थे। बहुत सारे ब्राह्मणों ने लगातार इस देश में सुधार का काम किया, इस देश को दिशा देने का काम किया। ये इस देश के ब्राह्मणों का योगदान है। यानी आप जाति से अगर पहचानने चलेंगे, और मैं आपको ये 4 उदाहरण दे दूंगा, तो आप कहेंगे ब्राह्मण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ना अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं। अब मैं आपके सामने दूसरी तस्वीर लेकर आने वाला हूँ जो बहुत घिनौनी और शर्मनाक है। ये तस्वीर ब्राह्मणों की तस्वीर नहीं है, ये ब्राह्मणवाद की तस्वीर है। छत्रपति शिवाजी महाराज
जब काफ़ी रियासतें जीत गए और रियासतें जीतने के बाद जब उन्होंने अपने आप को वहाँ की राजगद्दी पे बैठने का क्रम किया, जब उनका राज तिलक होना था, तो ऐसे पराक्रमी राजा को का राज तिलक करने से, ऐसा लिखा गया इतिहास में, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था कि ये आदमी शूद्र है। जो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, वो शूद्र है, वो भोसले थे। और उसके कारण काफ़ी हद तक उनको परेशानी झेलनी पड़ी। आखिर में काशी से एक पंडित जी को बुलाया गया, उनका नाम गंगा भट्ट था। और जब गंगा भट्ट काशी से आए, उन्होंने शिवाजी महाराज का राज तिलक किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र का स्थान चरणों में होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज तिलक हुआ, वो ख़ास तौर पे काशी से एक ब्राह्मण को बुलाना पड़ा, गंगा भट्ट को, और उन्होंने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया, उनका राज्याभिषेक किया। उनको हाथ से छुआ नहीं, क्योंकि वो शूद्र थे। ये ब्राह्मणवाद है जिसने आज हिंदू, जिसको कहते हैं हिंदूवाद के जो आइकन है शिवाजी, उनके साथ भेदभाव किया था। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी राव, उन्होंने भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को झेला। छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज जो थे, जो शिवाजी महाराज के पोते थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के राज्य को काफ़ी बढ़ाया, उनको भी इस तरह का अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ा। साहू जी महाराज जब बाणगंगा में स्नान करने जाते थे, तो उनका कुल पुरोहित जो है वो इसलिए कि ये शूद्र हैं, वैदिक मंत्रों का उपचार नहीं करता था, वो पुराण के मंत्र पढ़ने लगता था। और इससे वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि गैर क्षत्रिय होने के कारण पुराण के मंत्र मुझे सुना रहा है, वैदिक मंत्र नहीं सुना रहा है, क्योंकि इसको लगता है मैं शूद्र हूँ, मैं ऐसे मंत्रों को चुन लूँगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से मेरे राज्य में प्रजापति जाति के लोग ही पुरोहित होंगे। और उन्होंने प्रजापति जाति के लोगों को पुरोहित बनाया, और उसके बाद से वो ही सारा का सारा कर्मकांड करने लगे थे। तो ये है ब्राह्मणवाद, जो ज़्यादा खतरनाक पहलू है। ब्राह्मण बुरे नहीं है, ब्राह्मणवाद बुरा है। और ज़्यादातर लोग जब ब्राह्मणवाद को बुरा कहें, तो वो अपने आप के अपने अंदर के जो जन्मजात ब्राह्मण हैं, जन्मना ब्राह्मण जो हैं, वो लोग बुरा मानते हैं और उनको लगता है उनकी निजी आलोचना हो रही है। सावित्रीबाई फुले के बारे में कौन नहीं जानता। इतनी बड़ी रिवोल्यूशनरी, जिन्होंने कन्या शिक्षा के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए बहुत काम किया, उनके लिए स्कूल बनाए। और जब वो पढ़ाने के लिए जाती थीं, तो उनके ऊपर लोग भ्रिष्टा फेंक देते थे, गंदगी फेंक देते थे, कीचड़ फेंक देते थे, ताकि वो अपवित्र हो जाएं और पढ़ाने के लिए ना जा सकें। वो 2 साड़ी रख के निकलती थीं और जाके स्कूल में साड़ी पहनती थीं और फिर बच्चियों को पढ़ाती थीं। जब इस तरह का सुधार का कार्य हो रहा था, तो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद उनके आड़े आ रहा था। और जो लोग कीचड़ फेंकते होंगे, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ब्राह्मण जाति के ही होते हों, लेकिन वो ब्राह्मणवाद की सोच से प्रभावित लोग होते थे, जो उस तरह से उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे। उसके बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। और आज हम में से कोई भी एक भी ब्राह्मणवादी को नहीं जानते जो उन पर कीचड़ फेंका करते थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले को पूरा देश जानता है। ब्राह्मणों ने ये फैला के रखा हुआ था, वहाँ के पुरुषवादी ब्राह्मणों ने, कि जो लड़कियां हैं अगर वो पढ़ लेंगी तो उनका पति कम उम्र में मर जाएगा, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए। और बालिका जो शिक्षा थी उसके वो भयंकर खिलाफ थे। लड़कियों को पढ़ाना अपने आप में एक बुरा और पाप मानते थे। आज हम जो भी कहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहाँ तक हम पहुँचे हैं और स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं, तो जो सुधारवादी लोग हैं, जिन्होंने इस देश में, जिनका मैं अभी बीच में नाम ले रहा था, सुधार किए, उनके कारण आज हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने वाले को स्वीकार कर पा रहे हैं। अगर उस ब्राह्मणवादी नज़रिए को हम फॉलो कर रहे होते, तो हमें आज बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ एक गाली लग रहा होता, और हो सकता था कि मेरे और आपके ऊपर कोई कीचड़ फेंक देता। एक महान सत्याग्रह हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का। एक तालाब था और कहा जाता था कि इस पे कोई भी दलित पानी नहीं पी सकता, ये तालाब शुद्ध तालाब है। ब्राह्मणवादियों का कहना था कि इस तालाब में आप पानी नहीं पी सकते हैं, आप पिएंगे तो तालाब अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सत्याग्रह चलाया। बड़ी संख्या में दलित लोग जुटे, वहाँ से उन्होंने कूच किया और उन्होंने उस जगह पे जाके उस तालाब का पानी पिया। और उसके बाद में ब्राह्मणों ने उस तालाब का शुद्धिकरण किया, ब्राह्मणवादियों ने। और शुद्धिकरण के बाद में नतीजा ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा दुखी होकर ये बयान देना पड़ा कि उस तालाब में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस पानी पी सकते हैं, लेकिन मनुष्य पानी नहीं पी सकता। आज इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ब्राह्मणवाद के प्रभाव से काफ़ी बाहर आ गए हैं। लेकिन आज भी हम लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के प्रभाव में डूबे हुए हैं। गाय पूजा, संस्कृत और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आज हमको इम्प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में लगें। अम्बेडकर ने एक
कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, उस मंदिर में सवर्णों के घुसने पर रोक थी। बड़ी संख्या में सवर्ण जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वो पत्थर फेंकने लगे। वो घुसने नहीं देना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर को, लेकिन 15,000 दलितों को लेकर भीमराव अम्बेडकर उस जगह पहुँचे। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जिनमें ज़्यादातर महार जाति के समुदाय के लोग थे, इसलिए इसको महार आंदोलन भी कहते हैं। और महिलाओं ने इसकी संख्या भी, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। देखिए, एक चीज़ आपने महसूस की होगी, मैंने समाज में महसूस किया कि जो दलित समाज है हमारा, उसमें महिलाओं को दर्जा थोड़ा बेहतर है। वो ज़्यादा आज़ाद और स्वच्छंद ज़िंदगी जीती हैं। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक दलित बूढ़ी औरत को आप बीड़ी पीते देख सकते हैं, आप दलित उस तरह से देख सकते हैं, उसको गालियाँ भी देते हुए देख सकते हैं, लेकिन एक कुलीन ब्राह्मण और या ब्राह्मणवादी समाज की महिला को आप ऐसा करते हुए नहीं देख सकते हैं। वहाँ पे एक बंधन है, पुरुष कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है। जब हम बात करते हैं तो हम आज के अगर माहौल को देखें, आज के समाज में देखें, तो आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें दलित प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कुछ समय पहले आज तक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने ये बाकायदा वहाँ के पुजारियों से बात की, जिसमें कई ऐसे मंदिर निकल कर सामने आए जिसमें वो दलितों को घुसने से रोकते हैं। काल भैरव मंदिर है वाराणसी का, वहाँ घुसने से रोका जाता है। लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, वहाँ का भी उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में भी स्टिंग ऑपरेशन किया। पुजारियों का कहना यह था कि जो भी लोग आते हैं हमारे पास में, हम उनको पूछते तो नहीं है, लेकिन हमको अगर लग जाता है कि ये दलित है तो हम उसको दर्शन नहीं कराते, हम अपने धर्म की हानि क्यों करें, ये ब्राह्मणवाद है। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ बागेश्वर धाम का। बागेश्वर में जो बैजनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी दलितों का प्रवेश वर्जित है। ये अलग बात है कि वहाँ पे अभी भी जो है वो लोग चले जाते हैं अगर अपनी पहचान जाहिर ना करें, लेकिन इस चीज़ को लेकर वहाँ पर बहुत सख्ती है। अक्सर लोग मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं और व्यक्तिगत बातचीत में भी पूछते हैं कि साहब इतने ज़्यादा रिसर्च जानकारियाँ आप लाते कहाँ से हैं, इतना रोज़ आप 2-2 वीडियो बनाते हैं, इतनी जानकारी के साथ ये आपको कहाँ से मिलती है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये सिर्फ पढ़ने से आती है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उस विषय पे जानकारियाँ निकालेंगे, वो जानकारियाँ आप लोगों को दे सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी, और जाहिर बात है जानकारियाँ लेने के लिए आपको रोज़ 2 से 4 घंटे पढ़ना पड़ता है। आज के इस दौर में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। ऐसे में कुछ तकनीक और टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है। कुछ एप्लीकेशंस इस तरह के आ गए हैं जिनके ज़रिए आप पढ़ने का काम अपने बाकी काम करते करते कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप पढ़ेंगे आँख से नहीं, कान से। बहुत सारी ऑडियो बुक्स आई हैं और बहुत सारा ऑडियो लिटरेचर है जो अब इंटरनेट पर उपलब्ध है, और काफ़ी महंगी महंगी किताबें भी आपको वहाँ पे छोटे से सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं। कुक्कू FM का आपने नाम सुना होगा। कुक्कू FM इसी तरह का एक एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करके आप ऑडियो बुक्स का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको कुक्कू FM पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन ये डिस्काउंट केवल 250 लोगों को मिलेगा। उसके बाद ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो पहले 250 लोग हैं वो इस डिस्काउंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका कूपन कोड जो है हमारा वो KN50 है, यानी नॉकिंग न्यूज़ KN50, और इस कूपन कोड को आप डालेंगे तो वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं कुक्कू FM को थैंक यू करता हूँ, उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। जाति, धर्म और जेंडर के नाम पर भेदभाव की खबरें हमारे आसपास रोज़ आती रहती हैं। हम देखते रहते हैं कई मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उनको ख़ासतौर पे आंदोलन करना पड़ रहा है, कोर्ट में मामला जा रहा है, या कहीं पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब बाबू जगजीवन राम का आपको किस्सा याद होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का वो अनावरण करके आए थे और उसके बाद में ब्राह्मणवादियों ने उस प्रतिमा को ये कहा कि अशुद्ध हो गई है, इसको अब धोया जाएगा क्योंकि दलित ने इसका अनावरण किया है। आपने सुना होगा कि कई सारे मंदिरों में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। कुल मिला के हमारे समाज में जितना भी पिछड़ापन है, हमारे समाज में जो रूढ़ियाँ हैं और ऐसी चीज़ें जो बदली नहीं जा रही हैं या जिनको बदलने से रोका जा रहा है, जिसको प्रतिरोध किया जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह जाकर टिक जाती हैं। वो कोई भी चीज़ हो, और वो चीज़ें जितनी भी हैं उनको आप परंपरा कहते हैं, उनको आप संस्कार कहते हैं। संस्कार और परंपरा शब्द ही ब्राह्मणवादी शब्द हैं जो कि आपको अतीत की ओर ले जाते हैं और बदलने से रोकते हैं। जितने भी सुधार होते हैं, जितनी भी आपके सामने विज्ञान के ज़रिए चीज़ें आती जा रही हैं, उन चीज़ों को ना मानकर आपको पुरानी चीज़ों में अटकाए रखना, ज्ञान से अज्ञान में रोके रखना। जैसे कि हम सब जानते हैं जब ग्रहण होता है तो वो जब सूरज की और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है।
जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, ये तो एकदम सिद्ध हो गया है। लेकिन उसके बावजूद आज भी राहु केतु है, आज भी कहा जाता है कि सूतक लग गया, आज भी कहा जाता है कि आप, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो विज्ञान के ज़रिए साबित हो चुका है कि बीते समय की चीज़ें हैं, अब हमको बदल जाना है, हमको आगे बढ़ना है। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें अगर कोई रोक के रखता है तो वो ब्राह्मणवाद है। तो ये जो समस्या है ये ब्राह्मणवाद की समस्या है, लेकिन ब्राह्मणों की कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये जो रिफॉर्म हो रहे हैं, जो लोग समाज को बदल रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं और ये जो जागरूकता ला रहे हैं, वो सब भी जन्म से ब्राह्मण हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है और एक समझने वाली बात है कि ब्राह्मण समाज के दुश्मन नहीं हैं। कुछ लोग अगर जाति के आधार पर ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं तो वो भी गलत है। कुछ ब्राह्मण जाति के आधार पर खुद को ब्राह्मणवाद से जोड़ते हैं, वो भी गलत है। ब्राह्मणवाद एक दकियानुसी पुरातनपंथी व्यवस्था है जो समाज को बदलने से रोकती है। ब्राह्मण एक ऐसी चीज़ है जिसका व्यक्ति वर्ण नहीं करता है, जिसके घर में पैदा हो गया उस जाति का वो हो गया। तो कुल मिला के दोनों चीज़ों का अंतर मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ब्राह्मण क्या, ब्राह्मणवाद क्या है और देश के माथे पर ब्राह्मणवाद ने कितने सारे कलंक दिए हुए हैं, ये भी हमारे सामने है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे देश के महापुरुषों ने काफ़ी हद तक दलितों को बढ़ावा दिया। महारानी लक्ष्मीबाई की बहुत अच्छी दोस्त थी रानी झलकारी, वो दलित थी, बल्कि ये कहें कि उनके साथी अक्सर रहा करती थी। तो हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें छुआछूत नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणवाद के साथ में संघर्ष तब भी प्रोग्रेसिव समाज कर रहा था, क्योंकि जो लोग इस चीज़ का उल्लंघन करते थे उनको दंड दिया जाता, उनको प्रताड़ित किया जाता था। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में भी कहा जाता है कि वो रामचरितमानस की जब रचना कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने उनका बहुत विरोध किया था, क्योंकि वो अवधि में आम बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस लिख रहे थे और लोग जो है वो नहीं चाहते थे ब्राह्मण की संस्कृत का जो ज्ञान है, जो गूढ़ ज्ञान है, जो उन्हीं के ज़रिए जाना चाहिए, वो अपने आप लोगों के पास चले जाए, वो किताब पढ़ ले और उनको पता चल जाए कि भगवान राम की कहानी क्या थी। और ये भी एक इतिहास है कि आज अगर भगवान राम का जो भी अस्तित्व और जिस तरह से वो जनमानस में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति उनको जानता और मानता है, तो उसके पीछे गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस है, उसका घर घर पाठ होना, उसके सुंदरकांड का पाठ होना और उनकी रामचरितमानस के आधार पर देश भर में रामलीलाएँ होना और जिस तरह की जो जानकारियाँ हो, उसके कारण ही आज हिंदू धर्म काफ़ी हद तक मजबूत है। तो इसलिए सुधार बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के ज़रिए कि ब्राह्मण क्या है और ब्राह्मणवाद क्या है, और हमको दोनों के बीच में अंतर समझ के ये आगे बढ़ना है। ब्राह्मणवाद हम सब के अंदर घुसा हुआ है, हम किसी भी जाति के हों, हम दलित हों। हमारी एक मुख्यमंत्री होती थी, वो दलित हैं, दलितों के नाम पे वोट लेती हैं, लेकिन वो सोफे पे बैठती हैं, दूसरे लोगों को नीचे बिठाती हैं। तो ये ऊंच नीच भी अपने तरह का एक ब्राह्मणवाद है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उनको बताएं कि ब्राह्मण बुरे नहीं होते हैं और कोई ब्राह्मणवाद को बुरा कह रहा है तो आपके जाति से ब्राह्मण होने के कारण वो आपका दुश्मन नहीं है, इसको समझना चाहिए। और जो लोग जाति के आधार पर दूसरों को दुश्मन समझते हैं उनको भी समझना चाहिए कि ब्राह्मणवाद एक अलग चीज़ है, एक अलग बीमारी है हमारे समाज की, वो जाति नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।